हेलो एवरीवन, कैसे बच्चों आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। तो स्टार्ट करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में जानना। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है मैंने आपको ये बताया, ठीक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट जो पैसा परचेज के टाइम पर जो टैक्स वाला पैसा हमने सप्लायर को दिया था हमें वो वापस मिल जाता है। परचेज करते टाइम हम जितना भी टैक्स पे करते हैं फॉर द परचेज, लेकिन बिजनेस के लिए होनी चाहिए, आपकी पर्सनल परचेज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और एक साथ ये भी बात है कि आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, आपके पास जीएसटी नंबर हो, जिससे आप माल खरीद रहे हो वो भी जीएसटी में रजिस्टर्ड हो। तो इस तरह की कुछ कंडीशंस हैं जो याद रखनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई सप्लायर, मैं ऐसे बंदे से माल खरीदने गया जो जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है, अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है, रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, तो वो बिल तो काटेगा नहीं। और जो मैं उसको पेमेंट करूंगा तो फिर मैं भी उसको जीएसटी की पेमेंट नहीं करूंगा, ओनली फॉर गुड्स की पेमेंट हम करेंगे, ठीक है। और माल लेके आ जाएंगे, बट वी आर देन अलाउड नहीं होगा एडीसी, ठीक है। लेकिन अगर सामने वाला बंदा रजिस्टर्ड है, आप भी रजिस्टर्ड हो, तो दोनों तरफ से रजिस्टर्ड है पर्सन, आप माल खरीद रहे हो, वो माल आपको बेच रहा है, तो जिससे भी हमने खरीदा तो आईडीसी मिल जाएगा, ठीक है। तो वन बाय वन कंडीशंस हम देखेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट की कि क्या होती है। पिछली बार मैंने आपको एग्जांपल से समझाया था आईटीसी क्या होता है। आई होप वो चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। चलिए जी, तो समझते हैं। ये एग्जांपल तो हमने देख लिया था, ठीक है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट की कंडीशंस हम आज के लेक्चर्स में देखने वाले हैं। ठीक है, चलो पढ़ते हैं वन बाय वन कि क्या कहानी है कंडीशंस की। तो सबसे पहले कंडीशन फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट सेक्शन है हमारे पास। ये तीन सेक्शन है, 16(1), 2 एंड रूल 36 एंड 37 हम पढ़ने वाले हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी अलाउड इफ, अलाउड तभी होगा अगर द सप्लायर एंड रेसिपिएंट शुड बी रजिस्टर्ड। जो सप्लायर है और रजिस्टर्ड, मतलब जो भी सप्लायर है और रेसिपिएंट दोनों क्या होने चाहिए, रजिस्टर्ड। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, एक पर्सन है, ये गया माल खरीदने, दूसरा पर्सन माल बेच रहा है, एक बायर है और दूसरा हमारा सेलर है। दोनों के दोनों ही रजिस्टर्ड पर्सन होने चाहिए, अदरवाइज आपको जीएसटी का इनपुट नहीं मिल पाएगा, अदरवाइज आपको जीएसटी का इनपुट नहीं मिल पाएगा। तो बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में बात है, जिससे आप माल खरीद रहे हैं और आप खुद भी जीएसटी में रजिस्टर्ड होने चाहिए, दोनों तरफ से रजिस्टर्ड होंगे। अगर पर्सन जिससे मैं माल खरीद रहा हूँ वो प्रॉपर पक्का बिल बना के देगा, जीएसटी इनवॉइस देगा, और हम अपना जीएसटी नंबर बता देंगे उसको, तो वो हमारे नाम से बिल काट देगा, हमारी कंपनी के नाम से, तभी हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। तो जो ये वाला पर्सन है बायर, इसने अपना जीएसटी नंबर सेलर को दिया होगा, सेलर ने जो बिल बनाया होगा उस पे इसकी कंपनी का नेम लिखा होगा, साथ में इसकी कंपनी का जीएसटी नंबर भी लिखा होगा। उसके बाद जब बिल बनाया होगा उसमें सारी डिटेल्स लिखी होंगी, कितना माल था, कितनी वैल्यू का माल है, क्वांटिटी कितनी है, उसका अमाउंट कितना है, ठीक है, उस पर जीएसटी कितना लगा, ये सब। और हमारा जीएसटी नंबर भी इसमें डाल दिया होगा। अब हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। जो सेलर है वो जीएसटीआर 1 भरेगा अगले महीने की 11 तारीख को, एक रिटर्न होती है जीएसटीआर 1, तो वो अगले महीने की 11 तारीख को भरेगा, उसमें अपनी सेल्स रिपोर्ट करेगा और ये हमारे पास ऑटोमेटिकली हमारे अकाउंट में आ जाएगी परचेज ऑनलाइन पोर्टल पे। तो सेकंड, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन। जो भी आप माल खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं वो बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए ही होना चाहिए। ये भी क्या, आपकी पर्सनल परचेज नहीं होनी चाहिए। तो सिंपल लैंग्वेज में, पर्सनल परचेज नहीं करेंगे, पर्सनल परचेज जो भी आपने करी उसका आपको जीएसटी इनपुट नहीं मिलेगा। बिजनेस परचेज, मैंने फैक्ट्री के लिए मशीनरी खरीदी है, फैक्ट्री के लिए लैपटॉप खरीदा है, ऑफिस के लिए कंप्यूटर खरीदा है, प्रिंटर खरीदा है, उन सब का इनपुट मुझे अलाउड होगा। बट मैंने अपने घर पे एक टीवी लगवाया है, उसका इनपुट मुझे अलाउड नहीं होगा। पर्सनल परचेज आर नॉट अलाउड, ठीक है। तो थर्ड कंडीशंस पढ़ते हैं। रजिस्टर्ड पर्सन हैज रिसीव द गुड्स। देखो जो भी आपने माल खरीदा तो सेलर ने आपको डिलीवरी ऑफ गुड्स कर दी होगी, जैसे ही वो माल आपके पास भेजेगा आपके पास गुड्स आ गया होगा, और गुड्स हो या सर्विस हो, और गुड्स और सर्विस हैव बीन रिसीव बाय हिज एजेंट और एनी अदर पर्सन स्पेसिफाइड बाय हिम, ठीक है। तो जिससे भी हम माल खरीद रहे हैं वो माल हमारे ऑफिस में आ गया है, हमारी फैक्ट्री में आ गया है, हमारे गोडाउन में वो माल पड़ा हुआ है, अगर आपने गुड्स रिसीव कर लिया, पोजीशन ऑफ गुड्स आपके पास होना चाहिए। तो रजिस्टर्ड पर्सन होने चाहिए दोनों बंदे, साथ में गुड्स जो भी आपने खरीदे या सर्विसेज जो ली है वो बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरी बात, जो इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई, ठीक है,
कि जो गुड्स और सर्विस आपको रिसीव हो जाने चाहिए। ठीक है, आप मत रिसीव करो, आपको कोई एजेंट रिसीव कर ले या कोई भी पर्सन रिसीव कर ले, बट वो गुड्स आपके ऑफिस में आ गए होने चाहिए। ठीक है, फोर्थ फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चे। तो फोर्थ पॉइंट क्या है, द रजिस्टर्ड पर्सन हैज रिसीव टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, बिल ऑफ एंट्री एंड अदर सच डॉक्यूमेंट्स। देखो, जब भी आपने माल खरीदा तो जो बिल इन्होंने ये वाला बिल बनाया था, तो ये बिल आपको रिसीव हो गया होना चाहिए। अगर ये बिल आपको रिसीव नहीं हुआ है तो आप जीएसटी का इनपुट नहीं ले पाएंगे। ठीक है, मतलब ये बिल आपके पास होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो ये बिल आपके पास आ गया, गुड्स आपके पास आ गए, दोनों बंदे रजिस्टर्ड है और जो आपने परचेज करी है वो बिजनेस के लिए करी है। फिफ्थ, the details of the invoice or debit note has been furnished by the supplier in GSTR 1। ये इंपॉर्टेंट बात। And input tax credit has been informed to the recipient in GSTR 2B also is not restricted in GSTR 2B। Further, the recipient has furnished GSTR 3B। ये क्या कहानी है, इस कहानी को समझना पड़ेगा। चलिए जी देखते हैं। ये है बच्चों मिस्टर एक्स, ये गया मार्केट, मार्केट में गया, इसको एक सप्लायर मिला मिस्टर वाई, यहां से हमने परचेज करी बच्चों 1 लाख रुपए की। बिल बना, बिल बन के हमें मिल गया, उस बिल में सारी डिटेल्स है, हमारा नाम है, सब कुछ है। जीएसटी कितना लगा, जीएसटी की बात भी है, जीएसटी लगा है 10% सीजीएसटी और एसजीएसटी, दोनों का अमाउंट 10-10 हज़ार है। ये सारी बातें बिल में इन्फॉर्म कर दी गई है और हमने भी अपना जीएसटी नंबर दे दिया, सामने वाला बंदा भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो अभी 1,20,000 की हम पेमेंट करते हैं, 1,20,000 की हमने पेमेंट इमीडिएट कर दी, हमने कोई उधारी नहीं रखी है। ठीक है, तो ये उधारी वाली कहानी भी हम आगे पढ़ेंगे, अभी एक लाइन और रहती है। तो 1 लाख रुपए का मैंने माल खरीदा था, जिसकी पेमेंट मैंने 1,20,000 करी है, क्योंकि 20,000 का टैक्स लगा है। तो 20,000 रुपए का जो टैक्स लगा है, ये है हमारे लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या ये इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें वापस मिल जाएगा, बस कहानी। देखो, 1,20,000 का माल खरीदा, मिस्टर एक्स भी जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन है और जो मिस्टर वाई है हमारा, ये भी क्या है, जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन है, दोनों ही रजिस्टर्ड पर्सन है, कंडीशन 1 सेटिस्फाइड। जो मैंने परचेज करी है, ये मैंने बिजनेस के लिए परचेज किया है, पर्सनल परचेज नहीं करा है, कंडीशन 2 भी सेटिस्फाइड। ठीक है, और ये गुड्स मेरी फैक्ट्री में आ गए हैं, तो कंडीशन 3 भी सेटिस्फाइड। पोजीशन ऑफ गुड्स मेरे पास है, मुझे माल रिसीव हो चुका है और मुझे बिल भी रिसीव हो चुका है, तो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाइड। मैंने पेमेंट भी कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये कहानी लिखी है, जो मिस्टर वाई है, ये अपनी सेल्स कहाँ पे रिपोर्ट करेगा गवर्नमेंट को, अगले महीने की 20 तारीख को। मान लो ये परचेज हमने अक्टूबर में करी है और ये परचेज मैंने 25 अक्टूबर को करी थी। तो जब मैंने ये माल खरीदा इस बंदे से, मिस्टर वाई से, तो मिस्टर वाई की सेल हुई है, मिस्टर वाई की सेल हुई है 25 अक्टूबर को। तो ये अगले महीने जीएसटी रिटर्न भरेंगे, जिसको बोलते हैं हम जीएसटीआर 1। जीएसटीआर 1 फर्निश करेंगे अगले महीने की 11 तारीख को, तो ये होगी डेट 11 नवंबर। तो 11 नवंबर को जब ये बंदा जीएसटीआर 1 भरेगा, ऑटोमेटिक हमारी परचेज में आ जाएगा। तो ये बात लिखी है, दोबारा पढ़ लो। The details of the invoice or debit note has been furnished by the supplier, Mr. Y, in GSTR 1 and the details of the input tax credit has been informed to recipient। मतलब हम जिसे GSTR 2B में मिल जाएगा। Also is not restricted, ये restricted नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसने GSTR 1 भरी, तो 11 तारीख को अगले महीने की GSTR 1 भरनी होती है और 20 तारीख को GSTR 3 भी भरनी होती है। ऐसे ही हम भी अपनी सेल दिखाएंगे, जो मिस्टर एक्स है जितनी भी सेल करी होगी इसने, ये GSTR 1 में दिखा देगा 11 नवंबर को। और हमें एक रिटर्न और भरनी है, जिसको बोलेंगे हम GSTR 3B, जिसको नेट रिटर्न भी कह सकते हैं। इसमें होगा आउटपुट माइनस इनपुट, तो जितना भी आउटपुट टैक्स होगा उसमें से इनपुट हमारा माइनस हो जाएगा। किस दिन माइनस होगा बच्चे, जब हम GSTR 3B भरेंगे अगले महीने की 20 तारीख को। तो हम जब ये भरेंगे तब हमें इनपुट मिल जाएगा। और इनपुट की रिपोर्ट कहां पर आएगी, हमारे पास एक रिटर्न आएगी GSTR 2B। हमने 11 तारीख को ये भरी होगी, 13-14 तारीख को 2B आ जाता है आराम से।
तो 2B में हमें पता चल जाएगा कितना इनपुट हमें मिलने वाला है, क्या कोई इनपुट रिस्ट्रिक्टेड तो नहीं है, ये बात भी हमें पता चल जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आई होप पॉइंट नंबर 5 आपको क्लियर होगा। सामने वाला बंदा GSTR 1 भरेगा, अगर वो नहीं भरता तो आपको इनपुट नहीं मिलेगा, यानी सामने वाले का GSTR 1 भरना जरूरी है, वरना वो आपकी परचेज में नहीं आएगा। ओके, और आपको GSTR 3 भी भरना है, वरना इनपुट लोगे कहां से, ठीक है। अगला पॉइंट 5, इफ द रेसिपेंट हैज नॉट मेड द पेमेंट still ITC has been allowed, but payment has to be made within 180 days from the date of issue of invoice. Otherwise, amount of ITC has to be paid along with interest 18% per annum computed in the manner, ठीक है, given under section 50। तो सेक्शन 50 इंटरेस्ट का सेक्शन था, चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था 18% इंटरेस्ट लगता है। कहानी क्या है देखो, ये एग्जांपल बताया मैंने, 1 लाख का माल खरीदा था बच्चे हमने, पेमेंट तुरंत कर दी थी। अगर मैं पेमेंट ना करता, 1 लाख रुपए का माल खरीद के अगर मैंने 180 दिन में, जिस दिन ये बिल बना था, बिल की डेट से, इनवॉइस की डेट से 1 महीने, सॉरी 180 डेज के अंदर अगर हमने पेमेंट नहीं करी तो इंटरेस्ट लगेगा, ऐसा लिखा है, ठीक है। इफ द रेसिपेंट हैज नॉट मेड द पेमेंट स्टिल ITC अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट पेमेंट हैज टू बी मेड विद इन 180 डेज, 180 दिन में आपको पेमेंट कर देना है फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, अदरवाइज ITC आपको वापस करना पड़ेगा। देखो मैं उधार माल के खरीद के लाया, मैंने बोला ना उधारी वाला पेंडिंग है, तो मैं 1 लाख रुपए अभी नहीं दे रहा हूं, ये माल मैं ले रहा हूं उधार, क्रेडिट परचेज। तो इसने तो GSTR 1 भरा होगा, गवर्नमेंट को तो पेमेंट करी होगी इसने, इस बंदे ने। अगर मैं इसको पेमेंट ना दूं, कब तक, 180 डेज तक, तो ये कंप्लेन कर सकता है, और मुझे जीएसटी का जो मैंने इनपुट लिया हुआ है, ये 20,000 रुपए का इनपुट मैंने ले लिया, मैंने तो उसको पेमेंट नहीं दिया, कोई बात नहीं, बट मैंने इनपुट ले लिया, यानी मैंने माल उधार में खरीदा, सामने वाला बंदा ईमानदार है, कोई दिक्कत नहीं है, वो कह रहा है कोई बात नहीं बाद में पैसे देना, मैंने इस बात का फायदा उठाया और मैंने ये इनपुट 20,000 का ले लिया, और मैंने पेमेंट 6 महीने हो गए अभी तक नहीं करी, 180 डेज क्रॉस हो गए, तो ये पैसा मुझे गवर्नमेंट को वापस करना पड़ेगा, ये इनपुट नॉट अलाउड हो जाएगा, डिस अलाउड हो जाएगा, ठीक है। देखो इनपुट कौन से गुड्स का मिलेगा बच्चों, मैंने रॉ मटेरियल खरीदा या सर्विसेज खरीदी है फैक्ट्री के लिए, इनका इनपुट मुझे अलाउड है, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन फैक्ट्री के लिए मैंने मशीनरी खरीदी है, क्या इसका इनपुट भी मिल जाएगा मुझे, मैंने मशीनरी खरीदी 10 लाख रुपए की, जिससे माल बनाया जाएगा, और इसका इनपुट मुझे चाहिए, तो अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। एक लास्ट लाइन हम रीड कर रहे हैं, एज पर सेक्शन 16(3) इफ द पर्सन परचेजिंग कैपिटल गुड्स हैज टेकन ITC, ठीक है, डेप्रिसिएशन शैल नॉट अलाउड ऑन सच अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल्स यहाँ समझेंगे, इसका भी एग्जाम्पल देखेंगे। बच्चों XYZ लिमिटेड एक कंपनी है, इन्होंने एक मशीनरी खरीदी है, बच्चों हम मशीनरी खरीद रहे हैं, मशीनरी 10 लाख रुपए की है, 10 लाख रुपए की मशीनरी के ऊपर GST लगा, CGST और SGST, मशीनरी हमें दिल्ली में ही मिल गई, सेम स्टेट में, 10-10%, तो 1 लाख ये वाला, 1 लाख ये वाला, 12 लाख का हमने पेमेंट करा सामने वाले पर्सन को। जब मैंने 12 लाख का पेमेंट करा, कोई इशू नहीं है, ये वाला टैक्स मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन लिखा है डेप्रिसिएशन शैल नॉट बी अलाउड ऑन सच अमाउंट, इस अमाउंट पे आप डेप्रिसिएशन नहीं लगा सकते, आप डेप्रिसिएशन 10 लाख पे ही लगाएंगे, याद रखना। अपनी मशीनरी 10 लाख रुपए की है, 10 लाख पे ही डेप्रिसिएशन लगेगा अगर ITC आपने लिया है। दूसरा ऑप्शन, ITC मत लो भाई, 12 लाख पे डेप्रिसिएशन लगा लेना, कोई इशू नहीं है। तो बात देखिए, अगर आपने ITC लिया है तो वो आपकी कॉस्ट नहीं होती, कॉस्ट फिर 10 लाख ही है, आपका डेप्रिसिएशन 10 लाख, और ITC नहीं लिया तो कॉस्ट 12 लाख है, फिर आपका 12 लाख पे डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने अवेल किया है, ये पैसा अवेल कर लिया आपने, तो आपको 10 लाख पे ही डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, फटाफट से सारे पॉइंट्स आप नोट करेंगे 1 बाई, ठीक है। और ये सारा नोट कर लेना, और सारी पॉइंट्स आपको याद भी होने चाहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें और भी चीजें देखेंगे।